हम लोगों के जीवन में अक्सर बुरा वक्त आता है। उस समय हमारी मदद कौन करता है? अगर आप भी इस बात को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। रामपुर नामक गांव में संजय नाम का किसान मजदूर रहता था। वो मजदूरी से होने वाली कमाई से अपना घर चलाता था। इसी तरह संजय ने एक दिन सोचा, आज खेत का काम खत्म हो जाएगा, अब पता नहीं इसके बाद मुझे कहाँ काम मिलेगा। ये सोचता हुआ वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रानी को आवाज लगाई और बोला, आज मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए मैं नहाकर आता हूं, तुम मेरे लिए खाना तैयार करो। रानी उसके लिए खाना बनाने लगी। इस तरह संजय को घर में खाली बैठे हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, इस तरह कितने दिनों तक बिना काम के रहोगे? इस तरह तो हमारे जमा किए हुए पैसे जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। संजय ने उसकी बात सुनकर कहा, भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस गांव में अगली फसल आने तक कोई काम नहीं मिलेगा और अगली फसल आने में अभी 6 महीने की देर है, इसीलिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। रानी ने उसको कहा, क्यों ना हम शहर में जाकर कोई काम ढूंढें? संजय ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर तुम भी मेरे साथ काम करने चलोगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए मैं कल सुबह अकेला ही जाता हूं और कोई ना कोई काम ढूंढ लेता हूं। रानी ने उसको कहा, तुमको इस तरह शहर में जाते ही काम कौन दे देगा? तुम एक काम करो, पास के ही शहर में तुम्हारे चाचा बंसीलाल रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ। वो काफी अमीर हैं, उनकी जान पहचान भी काफी होगी, वो तुमको कोई ना कोई काम दिलवा ही देंगे। संजय को उसकी बात ठीक लगी। उसने कहा, चाचा जी मेरी मदद जरूर करेंगे। पिछली बार जब वो हमारे पास आए थे तो उन्होंने मुझे शहर आने के लिए कहा था। संजय अगले दिन ही शहर चला गया। वो जाते हुए रास्ते में सोच रहा था, चाचा मुझे बहुत पसंद करते हैं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इस तरह संजय ये सोचता हुआ शहर पहुंच गया। उसके चाचा ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। उस समय उनके पास एक आदमी पैसे लेने के लिए आया। बंसीलाल उसको देखकर खुश हो गया और बोला, आओ किशन, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझसे ले जाओ। किशन ने उनकी बात सुनकर कहा, लेकिन मालिक, आप रुपए के ऊपर 10% ब्याज लेते हो, मुझ पर दया कीजिए, इस बार मैं आपको रुपए के ऊपर 5% ब्याज दे पाऊंगा। बंसीलाल ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, मैं अपना ब्याज कम नहीं करूंगा, अगर तुमको चाहिए तो ले जाओ, नहीं तो रहने दो। आज अगर मैंने तुम्हारा ब्याज कम कर दिया तो कल को गांव के और लोग भी बोलेंगे, मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। किशन ने उसकी बात सुनकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी आप नाराज मत होइए, आप जितना ब्याज कहेंगे मैं उतना ही दूंगा, इसीलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ये कहकर किशन ने अपनी जेब से जमीन के कागजात निकाले और बंसीलाल को दे दिए और कहा, सेठ जी आपने जमीन के कागज मांगे थे, इसलिए मैं साथ लाया था। बंसीलाल ने उसके कागजात रखकर पैसे दे दिए और कहा, समय पर ब्याज दे देना, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। किशन पैसे लेकर चला गया। जब वो वापस जा रहा था तो सामने से संजय आता है। उसने किशन से पूछा, यहां पर बंसीलाल जी का घर कहाँ है? किशन ने उसको देखकर पहचानते हुए कहा, तुम पास के गांव के संजय सिंह हो ना? संजय ने भी उसे पहचान लिया और पूछा, और तुम किशन हो? दोनों को आपस में मिले हुए बहुत साल हो गए थे। दोनों आपस में बातें करने लगे। किशन ने उससे पूछा, तुम यहां पर किसी काम से आए हो क्या? संजय ने उसकी बात सुनकर कहा, किसी काम से नहीं आया, बल्कि काम की तलाश में आया हूं, क्योंकि गांव में खेत का काम खत्म हो गया है, इसलिए मैंने सोचा यहां कोई काम ढूंढा जाए। इसी शहर में मेरे चाचा बंसीलाल जी रहते हैं, उनके पास जा रहा हूं। किशन ने उससे कहा, अभी तुम अपने चाचा के पास हो आओ, यहां पास में ही मेरा घर है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मेरे घर आ जाना। उसके बाद संजय अपने चाचा के घर चला गया। बंसीलाल ने संजय को देखकर पूछा, कहो संजय, कैसे आना हुआ? संजय ने कहा, चाचा जी गांव में खेत का काम खत्म हो गया है, आपने मुझसे कहा था कि शहर आ जाओ, कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा, इसीलिए मैं आपके पास चला आया। बंसीलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, अभी एकदम तुम्हें कहां काम मिलेगा, अभी तो मेरी नजर में कोई काम नहीं है। तुम एक काम करो, अभी आराम करो और भोजन कर लो, इसके बारे में मैं कुछ सोचता हूं।
संजय के आने की बात बंसीलाल ने अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी। वो बोली, आपका दिमाग खराब है क्या? वो हमारे घर में रहकर काम ढूंढेगा और उसके लिए खाना कौन बनाएगा? और वैसे भी इस तरह के गरीब लोग हमारे घर में नहीं रह सकते। तुम उसे जाने के लिए बोल दो। बंसीलाल ने कहा, तुम जरा धीरे बोलो, अगर वो सुन लेगा तो उसको बुरा लगेगा। अब वो आ ही गया है तो उसे कुछ दिन रहने दो। कुछ दिनों के बाद काम ना मिलने का बहाना बनाकर उसे वापस भेज देंगे। उसकी पत्नी ने कहा, अगर वो ज्यादा दिन रहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। बंसीलाल ने कहा, ठीक है, अब वो आया है तो उसे कुछ खाने के लिए तो दे दो, वो बड़ी दूर से आया है। बंसीलाल की पत्नी ने कहा, वो सामने 2 रोटियां पड़ी हुई हैं, वो ले जाकर उसे दे दो और जो अपने घर के बाहर झोपड़ी है उसको वहीं रहने के लिए बोल दो। उसे घर के अंदर मत लेकर आना। इसके बाद बंसीलाल ने वो रोटियां ले जाकर संजय को खाने के लिए दे दी और कहा, संजय ये रोटी लो और खाने के बाद बाहर झोपड़ी में सो जाना। तुम्हारी नौकरी के बारे में कल सुबह बात करेंगे। बंसीलाल रोटियां देकर अंदर गया। जब वो खाने लगा तो उसने देखा कि रोटियों में बदबू आ रही थी। उसने सोचा, लगता है ये कल की बासी रोटियां हैं, अगर मैं इसे खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। ये सोचकर उसने रोटियों को बाहर फेंक दिया और जाकर झोपड़ी में सोने की तैयारी करने लगा। उसने देखा कि अंदर चारपाई भी टूटी हुई पड़ी है। ये देखकर वो मायूस हो गया। वो सोचने लगा, जब चाचा जी मेरे घर आए थे तो मैंने उन्हें इतने आदर सम्मान के साथ रखा था। ये सोचता हुआ वो सो गया। अगले दिन सुबह उठकर संजय बंसीलाल के पास गया और बोला, चाचा जी रात को मैं सो नहीं पाया क्योंकि झोपड़ी में सोने के लिए कोई चारपाई भी नहीं थी और मच्छर भी बहुत ज्यादा थे। बंसीलाल को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने तलख अंदाज में कहा, एक तो तुम्हें रहने के लिए जगह दी, ऊपर से तुम शिकायत कर रहे हो, अब तुम्हें वहीं रहना होगा। बंसीलाल की बात सुनकर संजय ने कहा, चाचा जी आप तो बुरा मान गए, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। उसके बाद उसने कहा, चाचा जी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिलेगा? तभी उसकी चाची आ गई। उसने संजय से कहा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए 2 रोटियां बनाई हैं, इसको खा लो। संजय रोटी खाने लगा और बोला, चाची ये रोटियां तो अच्छी हैं, कल रात तो आपने मुझे बासी रोटियां दे दी थी, उसमें इतनी बदबू आ रही थी कि मैं उसे खा भी नहीं सका, इसलिए मैंने उनको फेंक दिया था। ये बात सुनकर उसकी चाची गुस्से से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें बासी रोटी दी थी? उसके बाद उसने कहा, मेरे पास तो यही खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। संजय ने यह सुनकर कहा, चाची जी आप मुझे गलत समझ रही हो, मुझे लगा शायद आपने गलती से मुझे बासी रोटियां दे दी हैं। इस तरह जितने भी दिन संजय वहां रुका उसे एक दिन भी ढंग का खाना नहीं मिला और ना ही सोने के लिए कोई ढंग की जगह दी गई। ये सब देखकर संजय बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, लगता है मेरा यहां रहना इनको पसंद नहीं है, तभी तो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, जिससे मैं यहां से चला जाऊं। उसने सोचा, मैं जल्दी ही यहां से चला जाऊंगा। बंसीलाल ने उसको देखा तो पूछा, संजय क्या सोच रहे हो? संजय कुछ नहीं बोला। बंसीलाल ने कहा, ये सामने कुछ कपड़े पड़े हैं, इनको ले जाकर नदी में धोकर सुखा लाओ। संजय कपड़े लेकर नदी पर चला गया। संजय नदी पर कपड़े धोकर घर ले आया। उसके बाद बंसीलाल ने उसे घर का सामान लेने के लिए भेज दिया। वो घर का सामान लेकर शाम को घर वापस पहुंचा। इसके बाद बंसीलाल ने अगले दिन संजय को बुलाकर कहा, मैंने बहुत लोगों से तुम्हारी नौकरी के बारे में बात की, लेकिन किसी के पास अभी काम नहीं है, इसलिए अभी तुम अपने गांव वापस लौट जाओ। जैसे ही मुझे किसी काम का पता चलेगा मैं तुमको खबर कर दूंगा। संजय ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है चाचा जी, मैं अभी अपने गांव के लिए निकलता हूं। संजय दुखी मन से यह सोचता हुआ वापस जा रहा था, मैं कितनी उम्मीद से चाचा जी के पास आया था, मुझे लगा था वो मुझे काम दिला देंगे, लेकिन काम की बात तो दूर है, उन्होंने तो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ये सोचते हुए संजय वापस जा रहा था। तभी रास्ते में उसका दोस्त किशन उसे मिला। किशन ने उससे पूछा, क्या चाचा जी ने कोई काम दिला दिया? संजय ने दुखी मन से सारी बात किशन को बता दी। किशन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे चाचा जी के बारे में पहले से ही जानता था, लेकिन वो तुम्हारे चाचा जी हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। इस गांव में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो तुम्हारे चाचा जी को कोसता ना हो। फिर किशन ने कहा, चलो छोड़ो, अब क्या तुम अपने गांव वापस जा रहे हो? संजय ने कहा, गांव लौटने के सिवा मेरे पास अब कोई और चारा भी तो नहीं है।
यहाँ बिना काम के मैं कैसे रहूंगा? किशन ने कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं तुम्हें तनख्वाह के साथ खाना और रहने की जगह भी दूंगा। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम कल से ही काम शुरू कर सकते हो। संजय किशन की बात सुनकर खुश हो गया। किशन ने कहा, मैं लोगों के घर जा जाकर दूध बेचता हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो जो भी दूध बेचने से कमाई होगी उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि सुबह उठकर मेरे साथ गाय का दूध निकालना है और फिर लोगों के घर में जाकर देना है। संजय ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। किशन उसको साथ लेकर घर आ गया। किशन ने घर आकर संजय के बारे में अपनी पत्नी को बताया। वो बहुत समझदार थी। उसने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब आप दोनों खाना खा लीजिए। संजय खाना खाकर खुश हो गया। उसने किशन से कहा, आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खा रहा हूं, नहीं तो चाचा जी के यहां तो मुझे सूखी रोटियां ही खाने को मिलती थीं। किशन की बीवी ने उसकी बात सुनकर कहा, भैया अब आपको रोज ऐसा ही खाना मिलेगा, इसे आप अपना ही घर समझें। यह सुनकर संजय की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, अपने लोगों से अच्छे तो ये हैं जिन्होंने मुझे इतना आदर सम्मान दिया। भोजन करने के बाद किशन ने उसे अपने घर के अंदर ही सुला लिया और कहा, अब तुम सो जाओ, सुबह मैं तुमको उठा लूंगा। संजय ने उसकी बात सुनकर अपने आंसू छुपाते हुए कहा, किशन मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद संजय आराम करने लगा और सोचने लगा, यहां कितना अच्छा महसूस हो रहा है। जितना कुछ किशन के पास है उतने में ही इसने मुझे कितनी इज्जत से रखा है। और दूसरी तरफ मेरे रईस चाचा हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। ये बातें सोचता हुआ संजय सो गया। अगली सुबह किशन ने उसे उठाया और दूध निकालने के लिए कहा। किशन के साथ साथ उसकी पत्नी भी गाय का दूध निकालने लगी। किशन के पास 3 गाय थी। दूध निकालने के बाद किशन ने संजय से कहा, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें वो सारे घर दिखा दूंगा जिनके घर तुम्हें कल से दूध देना है। इस तरह वो संजय को अपने साथ ले गया। किशन ने अपने ग्राहकों से संजय का परिचय करवा दिया और उनको कहा, कल से ये आपके घर दूध देने आएगा। संजय बहुत समझदार था। उसके बाद रोज सुबह तीनों दूध निकालते और उसके बाद संजय और किशन अलग अलग जगह पर दूध देने के लिए चले जाते। इस तरह 1 महीना बीत गया। महीना पूरा होने के बाद किशन ने संजय को पैसे देते हुए कहा, ये तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए जाना चाहते हो तो एक बार उनसे मिल आओ। संजय ने उसकी बात सुनकर कहा, किशन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। जो मेरे अपने रिश्तेदार थे, मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे बेइज्जत किया और तुमने बचपन की दोस्ती को याद रखा और मेरी इतनी मदद की। किशन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? इस तरह संजय ईमानदारी से काम करके पैसे कमाता और हर महीने पैसे घर भेज देता। इसी तरह से 6 महीने बीत गए। एक दिन संजय ने किशन से कहा, अब मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए क्योंकि अब मेरे गांव में भी काम शुरू हो जाएगा। किशन ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन जब भी शहर आओगे तो मेरे घर ही ठहरोगे। संजय ने कहा, किशन तुमने दोस्त के नाते मुझे इतनी इज्जत दी और मुझे काम दिया, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इस तरह संजय अपने गांव के लिए निकल गया। चलते चलते उसे रास्ते में अंधेरा हो गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा 2 डाकू शहर में डाका डालने की बात कर रहे थे। संजय उनकी बातें सुनने लगा। उसके बाद संजय ने सोचा, मैं इनका चुपचाप पीछा करता हूं, सही मौका देखकर शोर मचा दूंगा। संजय उनका पीछा करने लगा। उसने देखा कि ये तो उसके चाचा जी के घर जा रहे हैं। वो समझ गया कि ये दोनों डाकू यहीं डाका डालेंगे। उसने सोचा, ये दोनों बहुत ताकतवर हैं, मैं अकेले इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अगर पुलिस को खबर करने गया तो ये दोनों मेरे आने से पहले ही घर को लूटकर भाग जाएंगे। किशन का घर पास में ही था। वो दौड़कर किशन को लेने के लिए चला गया और उधर डाकुओं ने बंसीलाल और उसकी पत्नी को बांधकर सारा धन लूट लिया। उसके बाद दोनों अभी घर से बाहर जा रहे थे कि तभी संजय और किशन ने सामने से आकर उनका रास्ता रोक लिया। संजय ने उनको कहा, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो ये सारा पैसा यहां रखकर वापस चले जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। डाकुओं ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर उन्होंने किशन और संजय के ऊपर हमला कर दिया।
संजय और किशन दोनों ही ताकतवर थे। कुछ झड़प होने के बाद उन्होंने डाकुओं से लूटा हुआ धन वापस छीन लिया। दोनों डाकू डरकर वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद संजय ने किशन से कहा, ये दोनों तो भाग गए, अब चाचा जी का पैसा उनको वापस करके आते हैं। किशन ने उसकी बात सुनकर कहा, उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया और वैसे भी ये पैसे तो डाकुओं ने उनसे लूट ही लिए हैं। क्यों ना तुम इन पैसों को अपने पास रख लो और एक अच्छी जिंदगी गुजारो। संजय ने किशन की बात सुनकर कहा, किशन, अगर मैं ये सब करूंगा तो मेरे और उनके बीच में क्या अंतर रह जाएगा। चल आजा, अंदर उनके पैसे वापस देकर आते हैं। दोनों ने अंदर जाकर देखा कि उसके चाचा और चाची बंधे हुए थे। संजय और किशन ने उन दोनों को खोला और सारे पैसे उनको वापस दे दिए। बंसीलाल ये देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, संजय, तुम कितने अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हें कितना बेइज्जत किया था, लेकिन फिर भी तुम चोरों से लड़कर पैसे वापस ले आए। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं। संजय ने कहा, चाचा जी, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया। मेरे दोस्त किशन ने मेरा साथ दिया है। ये बताकर संजय वापस जाने लगा। उसको वापस जाते देखकर बंसीलाल ने कहा, तुम कब तक गांव में रहकर मजदूरी करोगे? मैं तुमको कुछ पैसे देता हूं, तुम यहीं शहर में रहकर कोई अच्छा सा काम कर लो। लेकिन संजय ने मना कर दिया। बंसीलाल ने किशन से कहा, किशन, मैंने जो तुमको पैसे दिए हैं, तुम्हें उसका ब्याज देने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हारे पास पैसे हों, वापस दे जाना। उस दिन के बाद से बंसीलाल ने ब्याज पर पैसे देना बंद कर दिया और जरूरतमंदों की सेवा करने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।